हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ ही रहना है हमें। लास्ट क्लास हमने मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी और मोलैलिटी के बाद नॉर्मेलिटी अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। और मैंने आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में ये बोला था कि मुझे आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में बताना है और नॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हमें करने हैं। तो आज उन्हीं को हम करने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ें, आपको जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास मैंने आपको बता दिया था ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? मोल की तरह ही ये भी एक यूनिट थी जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को काउंट करते हैं। चीज़ों को मतलब केमिस्ट्री में एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं। और इसे निकालने का तरीका क्या था कि जिसका भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो उसके अमाउंट में उसके इक्विवेलेंट मास से हमें डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम अमाउंट में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब तो हमें पता है कि इट इज़ अ यूनिट, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत है इक्विवेलेंट मास की। और इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो देखिए, इक्विवेलेंट मास, जैसे मोलर मास निकालना सीखा था वैसे ही सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट मास निकालना। देखिए, इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक। अब सवाल ये उठता है मन में कि मोलर मास तो हम निकालना सीख चुके हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मोलैरिटी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको मोलर मास निकालना सिखाया था। तो मोलर मास निकालना तो हमें आता है। आज हम सीखने वाले हैं इसके बारे में, वैलेंसी फैक्टर के बारे में। देखिए, हमें इक्विवेलेंट मास निकालना सीखना है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं आप? फॉर्मूला क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब मोलर मास निकालना तो आता है, अगर वैलेंसी फैक्टर भी निकालना आ जाए तो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं कि वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकालते हैं। बाकी हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या फॉर्मूला बना है देख लें। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला बना है EM, यानी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास MM, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर VF। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है किसमें? मोलर मास में। तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर की। वैलेंसी फैक्टर को किस तरीके से निकालते हैं? किसी भी कंपाउंड के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना आज हम सीख लेंगे बड़े आराम से। चाहे कोई भी कंपाउंड हो, आप उसका वैलेंसी फैक्टर आराम से बता पाओगे। आपको बस क्लास को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, ओके। देखो, सबसे पहले तो देख रहे हैं हम फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका है वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन गिव बाय एसिड। एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू होता है एसिड द्वारा दिए गए H+ आयन के नंबर के। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी एसिड जितने H+ आयन दे सकता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा HCl, तो आप मुझे बताएं ज़रा कि HCl एसिड है। एसिड क्यों है?
क्योंकि ये क्या देता है, H प्लस देता है ना, हमने 11th में पढ़ा है वो कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी, याद है आपको क्या पढ़ा था हमने कि वो कंपाउंड जो H प्लस दे सकते हैं क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जितने H प्लस दे सकते हैं वही नंबर क्या होता है, वैलेंसी वेक्टर। जैसे HCl है, बताइए HCl कितना H प्लस दे रहा है, 1, तो HCl का वैलेंसी वेक्टर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, जैसे लिखा H2SO4, तो अगर H2SO4 को तोड़े तो क्या कैसे टूटता है ये भाई, 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। बताइए H2SO4 ने कितना H प्लस दिया, बोलो 2, तो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब कि कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन देगा वही क्या होगा उसका वैलेंसी वेक्टर। आसानी से निकाल सकते हैं अपन, नोट कर लो आप इतना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एसिड्स और यहाँ लिख रहा हूँ उनका वैलेंसी फैक्टर, आपको बताना है। बताइए जरा, HCl कितना H प्लस देने वाला है, 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना H प्लस देगा, 1, तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, 1। मैंने लिख दिया H2SO4 कितना H प्लस देने वाला है, बोलिए 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। मैंने लिख दिया H3PO4 फास्फोरिक एसिड कितना H प्लस देने वाला है, 3, तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया, 3। तो किसी भी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने का सीधा सा तरीका क्या है कि आप उसमें ये देख लेने वाले हैं कि उसके अंदर कितने H प्लस है, या वो पानी के अंदर जाके कितने H प्लस देने वाला है। जितने H प्लस एसिड द्वारा दिए जाते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड, उसी नंबर को हम क्या बोल देने वाले हैं, बोलो वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो ये तो हो गई एसिड की बात। दूसरा देख रहे हैं फॉर बेस। बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है, तो फॉर बेस वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय बेस। अब आप लोगों को बेस की डेफिनेशन याद हो तो मैंने आपको बेस की डेफिनेशन भी यही लिखवाई थी कि कोई भी कंपाउंड जो H प्लस दे दे वो एसिड है और जो OH माइनस दे दे वो क्या है, बेस। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। 11th में पढ़ा है हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन। जो H प्लस देते हैं वो कौन होते हैं, एसिड, और जो OH माइनस आयन देते हैं वो कौन होते हैं, बेस। और जितने OH माइनस आयन देते हैं उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस बेस का वैलेंसी फैक्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिख दिया NaOH, तो NaOH को अगर मैं तोड़ूँ तो NaOH टूटने के बाद Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कितना OH माइनस दे रहा है, बोले एक ही है ना, ये कितना OH माइनस है, एक सामने दिख रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। मैं लिख दूं KOH, ठीक, तो KOH को अगर तोड़ूं तो टूटेगा K प्लस और OH माइनस। बताइए KOH ने टूटने के बाद OH माइनस आयन दिया और कितना OH माइनस दिया, 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाने वाला है, 1। ठीक, जैसे मैं लिख दूं CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH के होल ट्वाइस को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं तोड़ूं तो ये टूटता है Ca प्लस प्लस और 2OH माइनस में। देखिए ना आप कितना OH है, यहाँ पे कितना OH है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना OH है, 2, यहाँ पे OH 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाने वाला है, 2। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर वो एसिड है तो H प्लस का नंबर, और अगर वो बेस है तो OH माइनस का नंबर। ठीक है, कोई भी एसिड जितना H प्लस दे उस नंबर को वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे, और कोई भी बेस जितना OH माइनस दे उस नंबर को वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे। NaOH 1 OH दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर NaOH के लिए कितना हो जाएगा, 1। KOH 1 OH दे रहा है तो KOH के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। CaOH का होल ट्वाइस 2 OH दे रहा है तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। आसान था, नोट कर लें।
फॉर सॉल्ट। अब सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। जैसे मैंने फोर्थ एग्जाम्पल लिख दिया NaCl। अगर मैं NaCl को तोड़ूं तो ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो आपको ये देख लेना है कि कोई भी एक चार्ज देख लेना है आपको कि वो कितना है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे या तो आप पॉजिटिव चार्ज देख लें या नेगेटिव चार्ज देख लें। जैसे मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ, तो बताइए कि कितना पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, बताना। 1 प्लस, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको सॉल्ट को तोड़ के जो 2 आयन आने वाले हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, में से एक कोई चार्ज देख लेना है कि वो कितने अमाउंट में है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो कितना है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर 1। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा MgCl2 और अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये टूट रहा है Mg+2 में और 2Cl माइनस में। क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है। तो बताइए मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव आए हैं, बताओ, देखो कितने पॉजिटिव हैं 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। फॉर द एग्जाम्पल मैं लिख दूं AlCl3 और अगर हम इसको तोड़ें तो ये टूटता है Al+3 और 3Cl माइनस। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो एल्यूमिनियम पे कितने प्लस लगा रहा हूँ मैं, 3। अब अगर एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस आया है, आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज देख लेना है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बोलो 3। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। अगर वो एसिड है तो आप ये देख लेना है कि एसिड कितना H+ दे रहा है। जितना H+ देगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। अगर 1 H+ दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 1, अगर 2 H+ दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2। अगर बेस है तो आपको ये देख लेना है कि वो कितना OH- दे रहा है। अगर 1 OH- दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 1, अगर 2 OH- दे रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2। और अगर सॉल्ट है उस कंडीशन में आपको ये देख लेना है कि चार्ज का अमाउंट कितना है। अमाउंट से मेरा मतलब ये है कि जैसे सोडियम पे 1 पॉजिटिव है तो वैलेंसी फैक्टर 1, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो वैलेंसी फैक्टर 2, और यहाँ पे 3 है पॉजिटिव चार्ज तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3। तो आप आसानी से फाउंड कर सकते हो कि किसी भी कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कितना है। और अगर हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना आ गया है तो हम इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। अभी क्लास की शुरुआत में मैंने इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिखा था, क्या था बताना। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू लिखा था मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब मैं आप लोगों के लिए मोलर मास पहले निकालना सिखा चुका हूं और वैलेंसी फैक्टर निकालना हमने आज की क्लास में सीख लिया। तो अगर हमें मोलर मास और वैलेंसी फैक्टर दोनों निकालना आता है तो उस कंडीशन में हम इक्विवेलेंट मास भी आराम से निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को मोलर मास निकालना नहीं आता वो मोलैरिटी वाला यानी लेक्चर नंबर 1 अगर वो सोल्यूशन का देखें तो उसमें मैंने उन्हें मोलर मास निकालना सिखाया है। तो भाई जिन बच्चों को मोलर मास निकालना नहीं आता वो मोलर मास निकालना सीखने के लिए लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मैंने कहा भाई H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है। अब H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो सबसे पहले तो बात कर रहे हैं मोलर मास की। H2SO4 का मोलर मास कैसे निकालते हैं भाई, देख लो, निकालना सीख रखा है हमने। एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना 2 ग्राम, प्लस 1 सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम, प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो 64। तो अगर 1 ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब अगर 1 ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बोलो 64 ग्राम।
एक बार और समझे भाई, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 ग्राम। एक सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो अगर एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम तो 4 ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 4 64। तो अगर आप इनको टोटल करो, 2 हाइड्रोजन का, 32 सल्फर का और 64 ऑक्सीजन का, तो टोटल हमारे पास कितना आता है बोलो 98 ग्राम मोलर मास ऑफ H2SO4, जो कि हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं। ठीक, इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं। तो भाई मोलर मास तो H2SO4 का जो है वो 98 ग्राम है। अगर मैं बात कर रहा हूँ H2SO4 की, तो H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बता दीजिए आप। H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है और ये 2H प्लस देगा, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बोलो 2। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, बताइए ज़रा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू फार्मूला है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना है 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, कैंसिल आउट करूंगा 49 ग्राम। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आ गया हमारे पास 49 ग्राम। तो बड़े ही आसानी से आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, दूसरा आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। मोलर मास निकालना मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, वैलेंसी फैक्टर निकालना हमने इस क्लास में सीख लिया है। वैलेंसी फैक्टर निकालने के 3 फंडे हैं। अगर एसिड है तो H प्लस का नंबर, अगर बेस है तो OH माइनस का नंबर, और अगर सॉल्ट है तो आपको चार्ज का नंबर देख लेना है। 1 प्लस तो वैलेंसी फैक्टर 1, 2 प्लस तो वैलेंसी फैक्टर 2, और 3 प्लस तो वैलेंसी फैक्टर 3। आसानी से आप मोलर मास का और वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू निकाल के मोलर इक्विवेलेंट मास का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नोट कर लें आप। क्या है 3.7 ग्राम ऑफ CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमें गिवन क्या क्या है। अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सोल्यूट की, तो आप देख लें कि सोल्यूट कौन है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। और हमें देखने में ही समझ में आ रहा है कि कम अमाउंट में कौन है CaOH का होल ट्वाइस, यानी यही क्या होगा सॉल्यूट। और इसका अमाउंट कितना दिया है हमें क्वेश्चन में 3.7 ग्राम। दूसरा देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 500 ml। अब बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास। ऑफ सॉल्यूट की। तो इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या लिखा था हमने, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। यही सीखा है हमने इस लेक्चर में कि किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, उसके मोलर मास में उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके। यहाँ पे बात हो रही है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की। सॉल्यूट यानी कौन बोलो, CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर मैं बात करूँ CaOH के होल ट्वाइस की, तो सबसे पहले देखो इसका मोलर मास कितना होगा, निकाल लेते हैं भाई। कैल्शियम का कितना होता है बताओ, बोलो, लिखाया है मैंने आपको 40 ग्राम, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। कैल्शियम का कितना होता है बोलो 40। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2। तो अगर एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2 ग्राम। टोटल करेंगे तो कितना आने वाला है बोलो बोलो 74। भैया मोलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास की बात कर रहे हैं। कैसे निकाला, एक कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। टोटल करा तो आ गया 74। तो ये तो हो गया मोलर मास किसका, CaOH के होल ट्वाइस का। ठीक,
इसके बाद फिर बात करें वैलेंसी फैक्टर की, तो आप बताना ज़रा मुझे, CaOH के होल ट्वाइस में हम देखने वाले हैं क्या, OH का नंबर। बताना कितने OH पड़े हुए हैं COH होल ट्वाइस में, सामने ही दिख रहे हैं कितने हैं, 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। अब अगर इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँ, मोलर मास 74 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2, तो मेरे पास इक्विवेलेंट मास निकल के आता है 37 ग्राम। ठीक, कितना निकल के आ रहा है, 37 ग्राम। ये आ गया इक्विवेलेंट मास। ठीक, अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ, क्या है, W1/EM इंटू 1000/VML। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाएं और इससे पहले वाले लेक्चर को पढ़ लें। ओके, तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। W1 यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना है, 3.7 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमने कितना निकाला है बताइए ज़रा, बोलो, 37 इंटू 1000/500। ठीक है, बताइए ज़रा किस तरीके से सॉल्व कर ले इसको। हम इसको इधर से कैंसिल आउट करूँगा, कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है, 0। बोलो, आ जाएगा ना। इसको इससे कैंसिल करें, कितना आ जाएगा, 10, और 2 से 10 को कर दे तो 5। ठीक, तो टोटल कैलकुलेशन से नॉर्मेलिटी का जो आंसर निकला है वो कितना निकला है बताओ, 1.5। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आसान न्यूमेरिकल था। ऐसे ही न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में आते हैं, और इन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए जो मेन हमारे लिए सीखना है वो सीखना है इक्विवेलेंट मास। देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आपको क्वेश्चन में दे ही देगा। आपको परफेक्टली इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। अगर आप इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे तो आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ओके, नोट कर लें। तो आज हमने सीख लिया कि इक्विवेलेंट मास को किस तरीके से निकालते हैं, और साथ ही हमने नॉर्मेलिटी पे एक क्वेश्चन भी कर लिया है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। किसी ने अगर नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ी है तो वो जाके इससे पहले वाले लेक्चर को पढ़ सकता है, और अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।